बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसके घर पर पार्टी अटेंड करते थे क्योंकि कोई भी इससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। दाऊद ने इसे अपने कम्युनिटी के खिलाफ अन्याय के रूप में देखा, जिसके कारण इसने अपने एसोसिएट टाइगर मेमन और याकूब मेमन के साथ मिलकर 12 मार्च 1993 को मुंबई में 13 बम ब्लास्ट करवाया, जिसकी वजह से इन हमलों ने इसे भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना दिया। और केवल यही नहीं बल्कि संजय दत्त भी 1993 में बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे। हालांकि तो इसके चलते दाऊद ने दुबई में एक शानदार जिंदगी जीनी शुरू की। उसने वहां बड़े बड़े बंगले खरीदे, महंगी गाड़ियों में घूमने लगा। 2003 में भारत और अमेरिका ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया। 2011 में फोर्ब्स की वर्ल्ड्स 10 मोस्ट वांटेड फ्यूगिटिव्स लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर था। इंटरपोल के रेड नोटिस के बावजूद दाऊद को पकड़ना मुश्किल रहा। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ गांव में हुआ था। इसका पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर था। इसके फादर इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल थे जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, और इसकी मां अमीना भी एक हाउस वाइफ थी। दाऊद का फैमिली कोकनी मुस्लिम समुदाय से था और मुंबई के डोंगरी इलाके में रहता था, जो उस समय गरीबी और छोटे मोटे क्राइम्स का गढ़ था। डोंगरी की तंग गलियां जहाँ चोर बाजार में चोरी का सामान बिकता था, वो दाऊद के बचपन का जगह था जहाँ पर वो बड़ा हुआ था। दाऊद ने अहमद सलर हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू की, लेकिन पैसों की तंगी और क्राइम की दुनिया की चमक ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये जब अपने एडोलेसेंट पीरियड में था, तब से ही ये छोटे मोटे चोरी, धोखाधड़ी और लूटपाट में शामिल हो गया। उस समय डोंगरी में कई गैंग एक्टिव थे जो चोरी, लूटपाट और छोटे मोटे क्राइम करते थे, जिसके कारण दाऊद ने जल्द ही एक लोकल गैंगस्टर बासु दादा के साथ काम शुरू कर दिया। बासु दादा उस समय मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम था और दाऊद ने उसके साथ रहकर क्राइम की दुनिया की बारीकियां सीखी। लेकिन जल्द ही बासु दादा से इसका झगड़ा हो गया क्योंकि बासु ने दाऊद के फादर का इंसल्ट किया था, जिसकी वजह से गुस्से में दाऊद ने अपने भाई सबीर और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बासु दादा पर अटैक कर दिया। ये अटैक खालिद सोडा की बोतलों से किया गया था, जो उस समय मुंबई की गैंग वॉर में एक नया तरीका था, और यहीं से दाऊद का नाम मुंबई की गलियों में गूंजने लगा। साल 1970 के दशक में दाऊद और इसके बड़े भाई सबीर ने मिलकर अपनी खुद की गैंग बनाई, जिसे बाद में डी कंपनी के नाम से जाना गया। शुरू में ये गैंग छोटे मोटे क्राइम्स में शामिल थे, जैसे स्मगलिंग, चोरी और वसूली, लेकिन दाऊद की एस्पिरेशन ने उसे छोटे मोटे क्राइम्स तक लिमिटेड नहीं रख सका। मतलब कि ये अब और बड़े बड़े क्राइम करने वाला था। इसने उस समय के बड़े गैंगस्टर हाजी मस्तान के खिलाफ जाकर 1974 में एक बड़ी डकैती को अंजाम दिया। ये डकैती मेट्रोपॉलिटन बैंक की थी, जिसमें दाऊद ने अपने चचेरे भाइयों पर हुए हमलों का बदला लेने के लिए लाखों रुपए लूटे। हालांकि बाद में पता चला कि ये पैसा हाजी मस्तान का नहीं बल्कि बैंक का था। तो इस डकैती ने दाऊद को मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नया स्टार बना दिया। अब 1980 के दशक तक दाऊद की डी कंपनी मुंबई की सबसे पावरफुल गैंग बन चुकी थी, क्योंकि इसने अपने सबसे बड़े कंपटीटर पठान गैंग को लगभग खत्म कर दिया। इस दौरान इसके भाई सबीर की हत्या पठान गैंग ने कर दी, जिसने दाऊद को और अग्रेसिव बना दिया, और इसकी वजह से ये सोना चांदी की स्मगलिंग, रियल एस्टेट, वसूली और ड्रग्स के धंधे में अपनी पकड़ मजबूत की। मुंबई के पोर्ट से लेकर बाजारों तक इसका दबदबा था। दाऊद की चालाकी और शक्ति ने इसे मुंबई का डॉन बना दिया, और ये बॉलीवुड में भी पैर जमाने लगा और कई फिल्मों को फाइनेंस करने लगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसके घर पर पार्टी अटेंड करते थे क्योंकि कोई भी इससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन साल 1986 में दाऊद की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया, और वो ये था कि मुंबई पुलिस ने इस पर समद खान की हत्या का इल्जाम लगाया, जिसके बाद ये भारत छोड़कर दुबई भाग गया। दुबई में इसने अपने बिजनेस को और बढ़ाया। वहाँ से ये गोल्ड की स्मगलिंग, हवाला और ड्रग्स के धंधे को ऑपरेट करने लगा। यहाँ पर हवाला एक इलीगल मनी ट्रांसफर सिस्टम है, जिसमें पैसा बिना किसी बैंक या फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो ये दुबई से गोल्ड की स्मगलिंग, हवाला और ड्रग्स के धंधे को ऑपरेट करने लगा। इसका नेटवर्क अब भारत तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैल चुका था। लेकिन दाऊद का सबसे बड़ा कारनामा साल 1993 में हुआ, जब इसने मुंबई में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट को अंजाम दिया। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साल 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, क्योंकि बाबरी मस्जिद गलत तरीके से राम जन्मभूमि पर बनाया गया था। तो जब साल 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, तो उसके बाद मुंबई में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन दाऊद ने इसे अपने कम्युनिटी के खिलाफ अन्याय के रूप में देखा, जिसके कारण इसने अपने एसोसिएट टाइगर मेमन और याकूब मेमन के साथ मिलकर 12 मार्च 1993 को मुंबई में
13 बम ब्लास्ट करवाया। इन ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए। ये हमला मुंबई के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग और शिवसेना हेडक्वार्टर्स जैसे बड़े ठिकाने को निशाना बनाया गया। दाऊद ने इन धमाकों के लिए एक्सप्लोसिव हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराई थी, जिसकी वजह से इन हमलों ने इसे भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना दिया। और केवल यही नहीं, बल्कि संजय दत्त भी 1993 में बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे। हालांकि ये सीधे तरीके से इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि इनका नाम इस मामले में इलीगल हथियार रखने के मामले में सामने आया था, जो दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम और अबू सलेम के जरिए इन्हें दिए गए थे। और ये हथियार 1993 के बम धमाकों से जुड़े थे, इसलिए संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई गई। अब साल 1993 के बम ब्लास्ट के बाद दाऊद दुबई से पाकिस्तान भाग गया। माना जाता है कि वो कराची में रहता है, हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा इसे इनकार करती है, लेकिन कराची में इसने अपने बिजनेस को और मजबूत किया। इसका नेटवर्क अब हवाला, ड्रग्स स्मगलिंग, हथियारों की स्मगलिंग और आतंकवाद को फाइनेंस करने तक फैल चुका था। मतलब ये टेररिज्म को फंड करता था। इसने लश्कर ए तैयबा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग दी और 2008 के मुंबई हमलों में भी इसका नाम सामने आया। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे, तो दाऊद ने अपने हवाला नेटवर्क के जरिए इन हमलों के लिए पैसे और लॉजिस्टिक्स मुहैया कराया था। अब देखिए, दाऊद का क्राइम एम्पायर सिर्फ टेररिज्म तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने बॉलीवुड में भी गहरी धाक जमाई थी। कई फिल्म मेकर्स को इसने धमकियां दी और अपनी मर्जी से फिल्में बनवाई। 1997 में टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की हत्या में भी इसका नाम आया। इसके अलावा 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग कांड में भी दाऊद और इसके एसोसिएट छोटा शकील का नाम सामने आया, जिसने सट्टेबाजी के जरिए करोड़ों रुपए कमाए और प्लेयर्स को धमकाकर मैच फिक्स करवाया। दाऊद इब्राहिम अब मुंबई की गलियों का एक जाना माना नाम बन चुका था। इसके डी कंपनी सिर्फ डोंगरी तक सीमित नहीं थी, बल्कि मुंबई के कई हिस्सों में इसका सिक्का चलने लगा था। दाऊद ने अपनी चालाकी और सख्ती से अपने गैंग को एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया था। इसने अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ा जो न सिर्फ वफादार थे, बल्कि क्राइम की दुनिया में माहिर भी थे। इनमें से कुछ नाम था छोटा शकील, टाइगर मेमन और उसका भाई अनीस इब्राहिम। दाऊद का गैंग अब उगाही और तस्करी से आगे बढ़ चुका था। इसने मुंबई के मार्केट, स्पोर्ट्स और यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। उस समय मुंबई में कई बड़े बिजनेसेस और फिल्म प्रोड्यूसर्स दाऊद के डर से उसकी बात मानते थे। अगर कोई इसकी बात नहीं मानता तो उसे धमकी मिलती थी और कई बार उसका अंजाम बुरा होता था। मतलब दाऊद का नाम सुनकर लोग कांपने लगते थे। अब 1980 के दशक के बीच में मुंबई पुलिस ने दाऊद और उसके गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कई बार रेड मारे गए और दाऊद के कई साथी पकड़े गए। दाऊद को लगा कि अगर वो मुंबई में रहा तो जल्द ही पुलिस उसे पकड़ लेगी। उसने एक बड़ा फैसला लिया, वो भारत छोड़कर दुबई भाग गया। 1986 में जब पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, दाऊद ने चुपके से मुंबई छोड़ दी और दुबई में अपने लिए नया ठिकाना बनाया। दुबई उस समय क्रिमिनल्स के लिए एक सेफ जगह थी, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ज्यादा सवाल नहीं करती थी और क्रिमिनल्स आसानी से अपनी पहचान छिपाकर रह सकते थे। तो इसके चलते दाऊद ने दुबई में एक शानदार जिंदगी जीनी शुरू की। उसने वहां बड़े बड़े बंगले खरीदे, महंगी गाड़ियों में घूमने लगा और अपनी डी कंपनी को और मजबूत किया। लेकिन वो मुंबई को भूला नहीं था। वो दुबई से ही अपने गैंग को कंट्रोल करता था। फोन और अपने भरोसेमंद लोगों के जरिए वो मुंबई में अपने धंधे को चलाता रहा। दुबई में रहते हुए दाऊद ने एक नया धंधा शुरू किया, हवाला। हवाला एक ऐसा तरीका था जिसमें बिना बैंक के पैसे एक देश से दूसरे देश भेजे जा सकते थे। ये धंधा इलीगल था, लेकिन बहुत प्रॉफिटेबल था। दाऊद ने इस धंधे को इतनी चालाकी से चलाया कि वो जल्द ही गल्फ कंट्रीज में हवाला का बड़ा नाम बन गया। मर्चेंट्स, स्मगलर्स और यहाँ तक कि कुछ बड़े लोग भी इसके जरिए पैसे भेजते थे। हवाला के अलावा दाऊद ने ड्रग्स के स्मगलिंग में भी कदम रखा। इसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ड्रग्स लाने और उसे भारत, यूरोप और अमेरिका भेजने का धंधा शुरू किया। ये धंधा इतना बड़ा था कि दाऊद की कमाई आसमान छूने लगी। उसने अपने गैंग में नए नए लोगों को भर्ती किया और अपने धंधे को और फैलाया। दाऊद को बॉलीवुड हमेशा से अट्रैक्ट करता था। ये फिल्मों का शौकीन था और बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलने का शौक रखता था। दुबई में रहते हुए भी इसने बॉलीवुड में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। कई फिल्म मेकर्स और स्टार्स दाऊद के कांटेक्ट में आए। कुछ लोग डर की वजह से इसके साथ काम करते थे, तो कुछ लोग इसके पैसे और पावर की वजह से। इसलिए दाऊद ने कई फिल्मों में पैसे लगाए और बदले में उनसे मुनाफा कमाया। दुबई में दाऊद की पार्टियां मशहूर थी। ये अपने बंगले में बड़े बड़े स्टार्स को बुलाता था। इन पार्टियों में नाच गाना, शराब और शान शौकत का माहौल होता था। दाऊद इन पार्टियों के जरिए अपने पावर और स्ट्रेंथ को शो करता था।
बॉलीवुड के कई लोग इससे डरते थे, लेकिन इसके साथ काम करने से मना भी नहीं कर पाते थे क्योंकि इसके पास पैसे और पावर की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दाऊद का मुंबई में दबदबा बढ़ने और दुबई भागने के बाद भी कई गैंग से इसकी दुश्मनी चलती रही। इनमें से एक बड़ा नाम था अरुण गौली का गैंग। अरुण गौली, जिसे मुंबई में डैडी के नाम से जाना जाता था, ये दाऊद का कट्टर दुश्मन बन गया, जिसके कारण दोनों गैंग्स के बीच कई बार झगड़े हुए। इसलिए दाऊद ने अपने गैंग को और मजबूत करने के लिए हथियारों की स्मगलिंग शुरू की। इसने पाकिस्तान और अदर कंट्रीज से पिस्तौल, राइफल और यहाँ तक कि ग्रेनेड भी मंगवाए, जिसके कारण इन झगड़ों में दाऊद ने अपनी चालाकी से कई बार अपने दुश्मनों को पछाड़ा। इसने अपने गैंग में ऐसे लोगों को रखा जो इसके लिए जान देने को तैयार थे। छोटा शकील, जो दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया था, उसका इन झगड़ों में सबसे बड़ा हाथ था। छोटा शकील ने दाऊद के लिए कई बड़े ऑपरेशन चलाए और उसके दुश्मनों को ठिकाने लगाया। दुबई में रहते हुए दाऊद ने इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन बनाए। इसने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और गल्फ कंट्रीज के स्मगलर्स के साथ मिलकर काम शुरू किया, जिसके कारण इसका गैंग अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि इसका नेटवर्क यूरोप, अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया तक फैल चुका था। यानी दाऊद ने अपने धंधे को इतनी चतुराई से चलाया कि वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में शुमार होने लगा। दाऊद का नाम अब सिर्फ एक गैंगस्टर का नहीं था, वो एक इंटरनेशनल माफिया बन चुका था। इसने दुबई में अपने लिए एक शाही जिंदगी बनाई थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और यहाँ तक कि कुछ पुलिस वाले भी इसके कांटेक्ट में थे। दाऊद की ताकत अब सिर्फ डर और हथियारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने अपने पैसे और इन्फ्लुएंस से एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। दुबई में रहते हुए दाऊद ने अपनी पर्सनल लाइफ को भी संभाला। इसने मेहजबीन नाम की एक लड़की से शादी की, जिसे ये जुबैदा के नाम से बुलाता था। मेहजबीन से इसे 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ। दाऊद अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था और उन्हें हर सुख सुविधा देता था, लेकिन इसकी जिंदगी का अंधेरा हिस्सा इसकी पत्नी और बच्चों से छिपा रहता था, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि इसका फैमिली इसके अपराधी दुनिया के बारे में ज्यादा जाने। साथ ही दाऊद की बहन हसीना पारकर भी इसके धंधे में शामिल हो गई थी। हसीना ने मुंबई में दाऊद के कई काम संभाले, खासकर उगाही और प्रॉपर्टी के धंधे। ये दाऊद की एब्सेंस में मुंबई में इसकी आंख और कान बन गई थी, मतलब दाऊद की तरह बन गई थी। हसीना को मुंबई में हसीना आपा के नाम से जाना जाता था और इसका भी अपना रुतबा था। लेकिन दाऊद की बढ़ती ताकत ने भारत और दुनिया की पुलिस का ध्यान खींचा। इंटरपोल ने इसे अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने दाऊद को पकड़ने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन वो हर बार बच निकलता था। इसने दुबई में अपने लिए ऐसा जाल बिछाया था कि कोई इसे आसानी से पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि वहां के कुछ बड़े लोगों और ऑफिशियल से इसकी साठ गांठ थी, जिसकी वजह से ये सेफ रहता था। और केवल इतना ही नहीं, दाऊद को पकड़ने के लिए भारत की खुफिया एजेंसीज जैसे रॉ और आईबी सालों से कोशिश की है। 2003 में भारत और अमेरिका ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया और इसके सिर पर $25 मिलियन का इनाम रखा गया। 2011 में फोर्ब्स की वर्ल्ड्स 10 मोस्ट वांटेड फ्यूगिटिव्स लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर था। इंटरपोल के रेड नोटिस के बावजूद दाऊद को पकड़ना मुश्किल रहा, क्योंकि वो बार बार अपनी पहचान और ठिकाना बदलता रहा। माना जाता है कि दाऊद ने कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि उसका चेहरा बदला रहे। ये फर्जी पासपोर्ट और आइडेंटिफिकेशन कार्ड का इस्तेमाल करता है। कराची में ये अलग अलग नामों से रहता है, जैसे शेख दाऊद हसन और अब्दुल हमीद। इसकी सेफ्टी में सहस्त्र गार्ड और हाईटेक सिस्टम लगे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा ये दावा करती रही कि दाऊद उनके देश में नहीं है, लेकिन भारत के पास कई सबूत है जो उसकी कराची में मौजूदगी की पुष्टि करते हैं। अब इन सब के अलावा देखा जाए तो मुंबई की गलियों से शुरू हुआ दाऊद इब्राहिम का सफर अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। इसका एम्पायर अब दुबई, कराची और लंदन जैसे शहरों तक फैल चुका था। डुंगरी का वो लड़का जो कभी छोटे मोटे क्राइम्स में इन्वॉल्व रहता था, वो अब एक ऐसे एम्पायर का मालिक बन चुका था जिसके तार दुनिया के कोने कोने से जुड़े थे। दाऊद की डी कंपनी अब सिर्फ एक गैंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क था जो स्मगलिंग, उगाही और टेररिज्म तक में शामिल था। इसका नाम सुनकर लोग डरते थे, लेकिन ये खुद हमेशा साए में रहता था, किसी के हाथ ना आने वाला। दाऊद का एम्पायर कई तरह के धंधों पर टिका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने दुबई और कराची में रियल एस्टेट में भारी इन्वेस्टमेंट किया था। बड़े बड़े बंगले, होटल और प्रॉपर्टी डील्स के जरिए इसने अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश की। दुबई की शेख जायद रोड पर इसकी प्रॉपर्टी की कीमत अरबों रुपए बताई जाती थी। कराची में भी इसके कई ठिकाने थे, जिनमें एक आलिशान बंगला जिसे लोग व्हाइट हाउस कहते थे वो शामिल था। इसके अलावा ये हवाला सिस्टम का बड़ा खिलाड़ी था। हवाला के जरिए ये बिना किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पैसे एक देश से दूसरे देश भेजता था।
ये सिस्टम इतना मजबूत था कि इसका इस्तेमाल न सिर्फ क्रिमिनल्स बल्कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी करते थे। दाऊद की कमाई का एक बड़ा हिस्सा नशीले पदार्थों की स्मगलिंग से आता था। अफगानिस्तान से आने वाली ड्रग्स को इसके नेटवर्क के जरिए अरबियन सी के रास्ते भारत, यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचाया जाता था। इसके अलावा हथियारों की स्मगलिंग, नकली नोट छापना और उगाही भी इसके धंधे का हिस्सा थे। कुछ अनुमानों के मुताबिक इसका टोटल एसेट 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जिसमें से 40% से ज्यादा कमाई भारत से ही आती थी। लेकिन दाऊद का साम्राज्य सिर्फ पैसे और धंधे तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका असली डर आतंकवाद से जुड़ा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दाऊद का नेटवर्क लश्कर तैयबा और अल कायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करता था, क्योंकि साल 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के बाद से ही इस पर टेररिज्म को फंड करने के आरोप लगे। कहा जाता है कि इसने अपने स्मगलिंग के रास्ते को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर किया ताकि वो हथियार और पैसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इसने गुजरात में हुए हमलों को फंड करने में मदद की थी। भारत और अमेरिका ने 2003 में इसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया और इसके सिर पर $25 मिलियन का इनाम रखा गया। इसके बावजूद दाऊद की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हमेशा कानून की नजरों से बचता रहा। दाऊद की ताकत का राज इसका नेटवर्क और छिपने की कला थी। ये कभी खुलकर सामने नहीं आता था। कराची में रहते हुए इसने अपनी पहचान छिपाने के लिए कई पासपोर्ट और नामों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का प्रोटेक्शन प्राप्त था। कहा जाता है कि ISI ने इसे कराची में कई सेफ जगह दिए जहां से ये अपनी एक्टिविटीज चला सकता था। इसका नेटवर्क इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि ये फोन का इस्तेमाल भी कम करता था। 2016 के बाद से इसकी कोई बातचीत रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि ये जानता था कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी इसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। इसके बजाय ये अपने भरोसेमंद साथियों जैसे छोटा शकील और अनीस इब्राहिम के जरिए अपने धंधे चलाता था। इसने अपने लोगों में वफादारी का ऐसा जाल बुना था कि कोई भी इसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। दाऊद की ताकत का एक और पहलू था उसका पॉलिटिकल और सोशल इन्फ्लुएंस। मुंबई में इसके कई पॉलिटिशियन और पुलिस ऑफिसर के साथ संबंध होने की बात सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक इसने कई नेताओं को इलेक्शन में फंडिंग दी और बदले में उन्हें अपने धंधों के लिए इस्तेमाल किया। साउथ मुंबई में बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इसका पैसा लगा था और इसके लिए उसने लोकल लीडर्स और ऑफिशियल्स का सहारा लिया, जिसके कारण पुलिस भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचाती थी। भारत और अमेरिका ने दाऊद को पकड़ने की कई कोशिशें की, लेकिन वो हर बार बच निकला। 1993 के बम ब्लास्ट के बाद भारत ने इसे पकड़ने के लिए कई ऑपरेशन चलाए। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे रॉ और IB ने कई बार इसके लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की। 2015 में भारत ने पाकिस्तान को एक डोजियर सौंपा जिसमें दाऊद के कराची में होने के सबूत थे। इसमें उसके 9 ठिकानों और 3 पाकिस्तानी पासपोर्ट के नंबर भी शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा कि दाऊद उनके देश में नहीं है। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद दाऊद को पकड़ना मुश्किल रहा। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी सुरक्षा में बड़े बड़े लोग शामिल थे, जिनमें पाकिस्तान के कुछ ताकतवर लोग भी थे। दाऊद के ना पकड़े जाने की वजह इसका पैसा, नेटवर्क और प्रोटेक्शन था। ये कभी एक जगह ज्यादा समय नहीं रुकता था। कराची से लेकर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर तक ये अपनी लोकेशन बदलता रहता था। हालांकि इंडियन आर्मी की ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई के बाद भी ये बच निकला। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसे ISI ने कराची से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था ताकि वो सुरक्षित रहे। अमेरिका ने भी इसके खिलाफ कई कदम उठाए, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज जब्त करना और इसका नेटवर्क को कमजोर करना। लेकिन दाऊद का साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसे पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं था। मतलब दाऊद की कहानी की सिनेमैटिक विलन्स की तरह है। ये एक ऐसा शख्स था जो साए में रहकर दुनिया के कई हिस्सों पर राज करता था। इसका डर, इसकी ताकत और इसका इन्फ्लुएंस आज भी लोगों के जहन में है। भारत के लिए एक चुनौती बना हुआ था, जिसे पकड़ना सिर्फ कानून का सवाल नहीं था बल्कि एक लंबी जंग थी। दाऊद की जिंदगी जो डोंगरे की गलियों से शुरू हुई थी, वो अब एक ऐसी चीज बन चुकी थी जो डर और मिस्ट्री से भरी थी। ये एक ऐसा शख्स था जो कानून की पकड़ से बाहर था, लेकिन इसका नाम हर उस जगह गूंजता था जहां क्राइम और टेरर का जिक्र होता था। अब इसी के साथ ये वीडियो होता खत्म।